कसूर भाग 14। रोते रोते जाने कब रिया की आंख लगी उसे पता ही नहीं चला, पर उसकी आंखें तब खुली जब किसी ने उसके मुंह में पानी मारा। रिया ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली तो सामने साहिल हाथ में खाली ग्लास लिए खड़ा था। रिया गुस्से से उसे घूरने लगी। क्या हुआ? बेबी को गुस्सा आ रहा है, साहिल ने रिया के बिखरे बालों को सही करते हुए कहा। तो रिया ने झटके से अपना चेहरा पीछे खींच लिया। रिया की इस हरकत से साहिल की भवें इकट्ठी हो गई। उसने गुस्से में रिया के बाल पकड़े और उसका चेहरा अपने करीब करते हुए बोला, जितनी जल्दी हो सके अपनी अकड़ खत्म करो, वरना इसे खत्म करने के लिए मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा, तुम सोच भी नहीं सकती। कहकर साहिल ने रिया को झटके से छोड़ा, जिस वजह से वो सोफे से नीचे गिर गई। साहिल उसे घूरते हुए रूम से बाहर निकल गया। रिया नीचे गिरी पड़ी उसे घूरते ही रह गई। बाहर आते ही साहिल ने अपनी मॉम को देखा जो डाइनिंग टेबल पर बैठी अपना नाश्ता कर रही थी। गुड मॉर्निंग मॉम, कहते हुए साहिल भी उनके बगल में बैठ गया। मॉर्निंग बेटा, कहकर उसकी मॉम ने सर्वेंट से साहिल को नाश्ता सर्व करने के लिए कहा। आज तेरे ससुर का फोन आया था, कह रहे थे कि उन्हें उनकी बेटी से बात करनी है। अभी तो मैंने टाल दिया, तू देख आगे क्या करना है, साहिल की मॉम ने कहा। तो साहिल ने एक पल के लिए रुककर अपनी मॉम को देखा जो उसे ही देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही है। उनसे कहना कि वो दोनों अपने हनीमून के ट्रिप पर गए हैं। रिया ने जिद की तो मैंने इमरजेंसी टिकट्स की और किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। साहिल ने वापस से अपना नाश्ता करते हुए कहा, ये भी ठीक है। साहिल की मॉम ने अपना सिर हिला दिया और अपना नाश्ता कर वो साहिल को बताकर अपनी किसी सहेली के घर चली गई। वहीं रूम में रिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उठ खड़ी हुई, उसके हाथ पीछे की तरफ से बंधे हुए थे, जिस वजह से वो अपने पैर भी नहीं खोल पा रही थी। रिया खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी, तभी उसकी नज़र साहिल के फोन पर पड़ी जो बेड पर पड़ा था। रिया धीरे धीरे करके बेड के पास पहुंची और उसने पीछे होकर फोन उठाने की कोशिश की। फोन बेड के बीचों बीच था, इसलिए कोशिश करते हुए रिया बेड पर गिर पड़ी। रिया के हाथ में तेज दर्द हुआ। उसने अपने होंठ काट लिए ताकि उसकी चीख ना निकले। कुछ देर की मशक्कत के बाद उसके हाथ में साहिल का फोन आ चुका था। उसने अपनी मुंडी घुमाई और साहिल का फोन अनलॉक किया, क्योंकि उसे साहिल का पासवर्ड पहले से ही पता था। कॉल हिस्ट्री में जाकर उसने देविल भाई के नंबर पर कॉल कर दिया। दूसरी तरफ सार्थक, जो कि अपनी दादी के पास बैठा था, उसका फोन बज उठा। कॉल अननोन नंबर से आ रहा था, पर सार्थक इस नंबर को काफी अच्छी तरह से जानता था। उसने कॉल को इग्नोर कर दिया। वहीं सार्थक के कॉल रिसीव ना करने पर परेशान रिया ने एक बार दरवाजे की तरफ देखा, फिर वापस से सार्थक का नंबर डायल कर दिया। उसके पास जरा भी वक्त नहीं था कि वो किसी और का नंबर डायल कर सके। वहीं सार्थक ने अब की बार इरिटेट होकर कॉल रिसीव किया। रिया ने जैसे ही देखा कि सार्थक ने कॉल रिसीव किया है, वो एकदम से बोली, सार्थक कॉल मत काटना प्लीज, प्लीज मेरी हेल्प करो सार्थक। तुम्हारा भाई एक नंबर का जानवर है, उसने मुझे यहाँ बांध कर रखा है। प्लीज मुझे बचा लो सार्थक, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं मानती हूँ मैंने शुरू से तुमसे नफरत की, पर आई स्वेर ये सब साहिल की वजह से। उसने मुझे तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें बताई। प्लीज सार्थक हेल्प मी। मैं तुम्हें नहीं सुन सकती पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर रिया ने कॉल कट किया और अपनी गर्दन घुमाकर कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी और फोन लॉक कर उसने वहीं छोड़ दिया और खुद बेड पर निढाल हो गई। रिया के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और साहिल अंदर आया। रिया को ऐसे बेड पर लेटे देख वो उसके करीब आया और उसकी बाह पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे आई? साहिल को देखते ही रिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। तुम यहाँ आराम फरमा रही हो, मैंने तुम्हें जहाँ रखा है वहीं रहो, वरना तुम्हारी सजा बढ़ भी सकती है। कहते हुए साहिल ने रिया को ले जाकर वापस सोफे पर पटका और अपना फोन लेकर वहां से चला गया। साहिल के जाते ही रिया ने चैन की सांस ली। सार्थक कुछ पल फोन को घूरता रहा, फिर उठकर वो अपने
रूम की तरफ बढ़ गया। सार्थक जैसे ही रूम में आया, उसके कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए। सामने अंजू ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। उसने पिंकी कलर की सिंपल सी साड़ी पहनी थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। आवाज सुनकर वो पलटी तो सार्थक उसे ही देख रहा था। सार्थक को सामने देखते ही अंजू के सामने वो पल घूम गया जब वो सार्थक के काफी करीब थी। कुछ पल सार्थक को देखने के बाद उसने अपनी नजरें उस पर से हटा ली। सार्थक ने भी अपना सिर झटका और अपना फोन वहीं टेबल पर रखकर वो फ्रेश होने चला गया। शॉवर के नीचे खड़े सार्थक के चेहरे से होते हुए पानी उसके पूरी बॉडी को भीगा रहा था और सार्थक आंखें बंद किए खड़ा था। उसकी आंखों के सामने अंजू का खूबसूरत चेहरा था, जो 2 पल उसने सार्थक की तरफ देखा था। ये याद आते ही सार्थक के लब मुस्कुरा दिए और उसने अपनी आंखें खोलकर अपने बालों को दोनों हाथों से पीछे किया। अंजू दादी के पास गई और उन्हें लेकर वो नीचे चली गई। कुछ देर बाद सार्थक ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। वो फोन पर किसी को मैसेज भेज रहा था। कम से कम अभी तो फोन साइड में रखो, दादी ने गुस्से में कहा तो सार्थक ने फौरन फोन टेबल पर रख दिया और अपनी दादी को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। दादी मैं, सार्थक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि इतने में ही दादी ने उसे टोक दिया। आज घर जल्दी आ जाना। टू बी कंटिन्यू।